हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। और ऑफिस पॉलिटिक्स के में भी थोड़ा सा और नीश में जाएंगे और हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जब आप अपने करियर में चाहे फ्रेशर हो या भी एक्सपीरियंस हो, तो आप सबने ये चीज फेस करी होगी। जो भी फ्रेशर है, जो स्टूडेंट है, वो फ्यूचर में फेस करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोजेक्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है ऑफिस में। और अगर आप उसको ठीक से नहीं समझोगे तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं प्रोजेक्ट में काम करते हुए। ठीक है, तो और इस वजह से मैं देखता हूँ ना, कई सारे जो जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने जॉब ज्वाइन करी है अभी रिसेंटली, उनके साथ ना उनकी टीम मेंबर्स का फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते, तो इस वजह से उनको बहुत दिक्कतें होती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब आप किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हो ना तो दो चीज होती है। देखो, प्रोजेक्ट में या तो आप एक नए प्रोजेक्ट में जाओ, मतलब किसी प्रोजेक्ट में जाओगे जो एग्जिस्टिंग है प्रोजेक्ट, या फिर आप एक स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो जब आप नए प्रोजेक्ट में जाते हो ना, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल ऑफिस की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जब प्रोजेक्ट के अंदर की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो जब आप किसी किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हो, मान लो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, मोस्टली केस में ये ऐसा होगा कि आपको स्क्रैच से काम करने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर होता है। या कोई स्टार्टअप वगैरह है, उसमें चांस मिल सकता है। मोस्टली क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट एक रनिंग होगा ऑलरेडी, और उस प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, हो सकता है आप नई कंपनी भी ज्वाइन कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप एग्जिस्टिंग कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर रहे हो। तो उस प्रोजेक्ट की ना डायनेमिक्स समझना बहुत जरूरी है, उस प्रोजेक्ट के अंदर की पॉलिटिक्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो क्या होता है, जब आप ज्वाइन करते हो ना उस प्रोजेक्ट में, तो हर एक प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, आप ध्यान देना, उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई एक बाप होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। जो उस प्रोजेक्ट के अंदर उस प्रोजेक्ट की बाप होता है। इसका मतलब है कि जो बाप होता है ना, बाप का मतलब है कि जो पूरा प्रोजेक्ट ना उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, सब लोग उससे डिस्कशन कर रहे होंगे, टेक्निकल डिस्कशन में वो इन्वॉल्व रहता है या रहती है जो भी, या फिर वो जो भी डेवलपर है, या जो भी सीनियर, वो आपका टेक लीड भी हो सकता है, वो सीनियर इंजीनियर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, वो सारी जो डेवलपमेंट है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। सारा जो स्प्रिंट प्लानिंग है, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसमें उसका एंगेजमेंट उसमें भी रहेगा उसका। ठीक है, जो डिलीवरी मैनेजर है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका वो बिल्कुल स्पेशली ज्यादा उस पे, मतलब उसकी उससे अच्छी बॉन्डिंग होगी, प्लस में वो उस पर ज्यादा रिलाई करेगा एज कम्पेयर टू पूरी टीम। ठीक है, तो जो कोई भी डेवलपर है या कोई भी है ना, अगर पर्सन, अगर वो प्रोजेक्ट का बाप बन के बैठा है, तो इट मीन्स कि बाप इंसान कब बनता है, या तो वो उसको जन्म देता है किसी को, ठीक है, तो वो बाप कहलाता है, या फिर उसको पालता है तो वो बाप बनता है। ठीक है, ऐसे कोई बाप नहीं बन जाता, या तो दो कैरेक्टरिस्टिक होती है बाप बनने की, या तो पैदा किया है या फिर उसको पाल रहा है कोई। तो इट मीन्स कि अगर किसी ने स्क्रैच से प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो अभी भी प्रोजेक्ट में है, अगर छोड़ के जा चुका है तो ऑब्वियसली फिर उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, फिर उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट में है और उसने वो प्रोजेक्ट बनाया है और वो अभी भी है, तो इट मीन्स कि उसने उस प्रोजेक्ट को जन्म भी दिया है और वो उसको पाल भी रहा है प्रोजेक्ट को। तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा वैल्यू होगी एज इन द आइज ऑफ मैनेजर। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई डेवलपर है वो छोड़ के जा चुका है, ठीक है, मान लो बाप था, वो छोड़ के जा चुका है, उसको जन्म देगा उस प्रोजेक्ट को बना के, लेकिन अब उसको कोई मेंटेन कर रहा है, अभी इसको कोई मेंटेन कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, जिसको कोड का पता है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो उस प्रोजेक्ट का फिर वो बाप बन के बैठेगा को वहां पे। और जो जो कोई भी इस तरह का बंदा होगा ना, उसकी एक खासियत होगी हमेशा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी टीम में टेक्निकल से सबसे सुपीरियर होगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो उसको सबसे ज्यादा पूरी टीम में सबसे ज्यादा आता होगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन जरूर होगी, वो उस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम के लिए उस प्रोजेक्ट में रहा होगा, या सबसे पुराना बंदा होगा, पुराना डेवलपर होगा। ठीक है, तो देखो आईटी में ऐसे नहीं होता कि अगर मैं आपको कोई कोड दूं, ठीक है, कोई एक डेवलपर है, मान लो उसको वो एवरेज डेवलपर है कि उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब ठीक ठाक नॉलेज है, और एक है जो कोई बहुत ही खतरनाक नॉलेज है। और जो अगर वो ठीक ठाक नॉलेज वाला अगर उस प्रोजेक्ट में 2 साल से काम कर रहा है, मान लो, उसको कोड बेस का पता है, उसको पूरा वर्क फ्लो पता है, उसको सब चीजों की पता है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन पता है, उसको प्रोसेस पता है, सब कुछ 2 साल से कर रहा है वो, लेकिन वो एवरेज डेवलपर था, पर 2 साल से पता है उसको प्रोजेक्ट का इन एंड आउट। सिमिलरली एक अगर ब्रिलियंट कोई डेवलपर आएगा, तो ब्रिलियंट वाला ना अपनी ब्रिलियंस ना इमीडिएटली नहीं शो कर पाएगा उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो सारी जो इन एंड आउट है, जो भी उसकी प्रोजेक्ट की कस्टमाइजेशन है, या फिर अपना कॉन्फ़िगरेशन है, या उसकी जो कोड का फ्लो है, या फिर कहाँ कहाँ उन्होंने जुगाड़ कर रखा है कोड में, कहाँ कहाँ उन्होंने पैचेस लगा रखे हैं, वो सारी चीजें ना उस डेवलपर को पता होंगी जो वहां पे 2 साल से है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना नंबर ऑफ ईयर्स से, जितने टाइम से आप उस प्रोजेक्ट में हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो इसलिए कोई भी अगर कोई पुराना डेवलपर है जो कि पुराने उस कोड बेस को देख रहा है बहुत टाइम से, तो वो उस प्रोजेक्ट का बाप बन जाएगा, वो ही बनेगा। जो आपको प्रोजेक्ट का कोई इस तरह मिलेगा कोई बंदा जो कि प्रोजेक्ट के बिल्कुल टॉप पे होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हो या सबसे ज्यादा टेक्निकली सुपीरियर हो, लेकिन वो सबसे पुराने टाइम से जरूर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली चीज ये, तो आपको कोई भी जब आप नए प्रोजेक्ट में जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस प्रोजेक्ट में इस तरह का इंसान कौन है जिसकी ज्यादा चलती है, ज्यादा उसको कोड का सबसे ज्यादा उसको पता है, सबसे ज्यादा उसको उसकी सुनी जाती है, मैनेजर उसकी सबसे ज्यादा सुनता है। और जब कोई टेक्निकल इशू आता है तो सब लोग उसी के पास जाते हैं क्योंकि उसको सारा कोड का पता है, उसको लाइनें याद हो रखी है सारी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर तुमने ज्वाइन किया, मान लो तुमने एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, नए प्रोजेक्ट में, और तुमने जाके तुमने खुद बाप बनने की कोशिश करी उस प्रोजेक्ट में जाके जाते ही। ठीक है, ऐसे कुछ लोग करते हैं, किसी मतलब फ्रेशर और मतलब नए लोग ज्यादा करते हैं। उनको ऐसा होता है कि मैं जाते ही बिल्कुल प्रोजेक्ट में खतरनाक परफॉर्म कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप जैसे ही आप अगर प्रोजेक्ट में गए और आपने खतरनाक परफॉर्म करने की कोशिश की, या फिर आपने कुछ उसकी बातों को काटना स्टार्ट किया, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखने स्टार्ट किए जो कि ज्यादा रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर बिल्कुल आपने कुछ रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करी प्रोजेक्ट में कि हम इसमें ये चेंज कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग करते हैं जो बिना सोचे समझे स्टार्टिंग में जाते ही कूद पड़ते हैं बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी टाइप से। अगर आपने वैसा बिहेव किया ना, तो जो जो प्रोजेक्ट का बाप है ना, वो बन के बैठा है कोई, वो ना अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट हो जाएगा, या फिर वो एक ना इनसिक्योरिटी फील कर सकता है वो, क्योंकि उसको लगेगा यार मैंने इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम दिया है, ठीक है, मैंने सब कुछ दिया इस प्रोजेक्ट में, और ये आते ही एकदम से मेरे को ओवर शेडो करने की कोशिश कर रहा है। तो इनिशियली क्या होगा कि वो आपके लिए ना डिफिकल्टी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। देखो, मैंने अपने 13 ईयर्स में ना बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, बहुत सारी टीम्स के साथ मैंने काम किया है, अच्छी टीम, बुरी टीम, और मतलब हर तरह के मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल ना बता सकता हूँ ये चीजें मोस्टली केसेस में प्ले आउट करेंगी इस तरह की। ठीक है, तो अगर आपने उसको इनसिक्योर फील करवा दिया उस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट का बाप बन के बैठा है कोई, और आपने इनसिक्योर फील करवा दिया, वो आपको क्या करेगा, वो आपकी लाइफ उसी टाइम से डिफिकल्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेट मी टेल यू हाउ। तो उस वो क्या करेगा, वो आपको वैसे टास्क देगा जो कि टास्क फंसे हुए हैं। फंसे हुए टास्क का मतलब है कि आईटी में जो प्रोजेक्ट में क्या होता है, कुछ टास्क फंसे होते हैं कि किसी दूसरी टीम पे डिपेंडेंसी है, कुछ अभी डिस्कशन पेंडिंग है, कुछ अभी मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग बची हुई है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है उसकी। ठीक है, और इस तरह की कुछ कुछ टास्क होते हैं जो कि जिनका कोई वो नहीं होता, वो फंसे हुए टास्क है सिर्फ वो। ठीक है, बहुत दिन से पड़े हैं, अब आपको फंसे हुए टास्क में लगा देंगे उसमें, क्योंकि वो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन काम भी वो लोग ही देख रहा है, या फिर वो देख रहा है, या उसका कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो देख रहा है। वो आपको इस तरह का टास्क दे देंगे, आप उसमें उसी टास्क में घूम के रह जाओगे, आपका टास्क ही डिलीवर नहीं होगा। आप कभी एक टीम से बात कर रहे हो, वहां से डिपेंडेंसी क्लियर करवा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें, क्योंकि वो क्लियर कट डिलीवरेबल टास्क है ही नहीं, वो सिर्फ फंसा हुआ टास्क है वो तो। ठीक है, अब आप जब उस फंसे हुए टास्क में आओगे ना, आप फंस के रह जाओगे, आप 1 महीने तक भी करोगे, आप इधर उधर सबसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखोगे, आप उसमें लोगों को इन्वॉल्व भी करोगे कि भाई मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, ऐसे करोगे वैसे करोगे। लेकिन एट द एंड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ ना, आपकी जो डिलीवरेबल जो टास्क है ना, जो आपने कितने डिलीवर किया है, जब वो काउंट करने बैठेंगे ना कोई भी, तो उसमें आपका टास्क मिलेगा 0 डिलीवरेबल, क्योंकि आपको फंसा हुआ टास्क स्टार्टिंग में दे दिया गया। ठीक है, वो इसलिए है कि जो जो प्रोजेक्ट में जो कोई इंसान है, वो आज प्रोजेक्ट में अगर कोई बैठा हुआ है टॉप पे, उसने काफी सेक्रीफाइस किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। उसने जब प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था तो उसने वीकेंड्स भी दिए थे, उसने रातें भी दी थी, जब डिप्लॉयमेंट का टाइम था, जब लाइव जाने का टाइम था, तब उसने एक्स्ट्रा काम भी किया था, रात रात को रुके जब पूरी टीम नहीं थी। ठीक है, तो वो इंसान जो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वो फिर किसी मतलब उसको उसको रहना है उस प्रोजेक्ट में टॉप पे, तब वो कर रहा है। या फिर उसका कोई मोटिव हो सकता है कि मेरे को मैनेजर कल को प्रमोशन मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, जो भी उसका मोटिव हो सकता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को जाने नहीं देगा, बिकॉज ही हैज सेक्रीफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इसीलिए जब पूरी टीम 10 लोगों की टीम जब अपने घर में सो रही थी आराम से, तो ही वॉज द ओनली वन हु वॉज वर्किंग फॉर टू फिक्स दैट पर्टिकुलर बग। ठीक है, वो खुद से आके काम ले रहा था, खुद से वो कर रहा था, तो उसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाली है, नो डाउट, उसने हार्डवर्क किया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब वो इस प्रोजेक्ट में बाप बन के बैठा हुआ है। अब तुम स्टार्टिंग में जाके तुम बाप नहीं बनने की कोशिश नहीं कर सकते कि मैं हूं आज से मैं भी बाप बनूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बाप एक ही हो सकता है। ठीक है, तुम चाचा मामा बन सकते हो प्रोजेक्ट के, तुम ताऊ बन सकते हो प्रोजेक्ट के, फूफा बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, पर बाप नहीं बन सकते। बाप एक ही रहेगा बन के। अगर तुमने बाप बनने की कोशिश की, तो वो फिर तुम्हारा पत्ता साफ हो सकता है उस प्रोजेक्ट से।
अब कोई महान टीम हो वो अलग बात है, लेकिन मैं ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, इस तरह ही प्ले आउट करते हैं चीजें। तो जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो ना, तो आपको ये चीज देखनी है कि प्रोजेक्ट में जाके, और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई प्रोजेक्ट में आप गए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि आपको भाई उस टीम में इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन कौन है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये नहीं होता कई बार कि कोई हायर पोजीशन पे है तो वही इन्फ्लुएंशियल है। कई बार मान लो कोई सीनियर इंजीनियर ही है जो कि खतरनाक काम कर रहा है, खतरनाक मतलब कि मान लो एग्जांपल के तौर पे सबने कंपनी छोड़, मतलब सबने वो प्रोजेक्ट छोड़ छोड़ के चले गए थे, बट एक सीनियर इंजीनियर था जो कि 3 साल से उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अब बाकी जो टीम है वो सब नई नई टीम आई है, टेक लीड भी नया है और बाकी सबको नए नए आए हुए हैं। तो उसमें उसकी ज्यादा चलेगी सीनियर इंजीनियर, क्योंकि उसने उसका कोड नंबर ऑफ लाइंस उसकी ज्यादा लिखी हुई है प्रोजेक्ट में, उसने सारे कंपोनेंट्स को टच किया हुआ है, उसने सारे इधर उधर काम किया हुआ है, उसने पूरा उसे काम कर रखा है मतलब उस प्रोजेक्ट में। तो उसका जो नॉलेज बेस है ना, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द डेवलपर इन द टीम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो सीनियर पोजीशन पे है तो वो ही प्रोजेक्ट का बाप बन के बैठा हुआ, हो सकता है जूनियर भी हो। मैंने क्या बोला, इसमें टेक्निकल स्किल मैटर नहीं करती, इसमें ओनली टाइम मैटर करता है कि कौन कितने टाइम से प्रोजेक्ट के अंदर है। साफ सिंपल सी बात है। अगर एक कोई, अगर मैं हूं और मैं एक 5 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूं, तो मेरे को वो उसकी लाइनें तक, वेरिएबल्स के नाम तक याद हो जाएंगे कोड के। अब कोई बंदा अगर तुरंत आएगा तो मेरे माइंड में तुरंत पिक्चर बन जाएगी, इस टास्क को मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम इन फाइल में चेंज करेंगे, यहाँ से करेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब वो नया कोई अगर ब्रिलियंट तुम IIT को भी लेके आओगे तो वो भी पहले फाइलों में स्ट्रगल करते घूमता फिरेगा कि क्या हुआ क्या हुआ। और प्रोजेक्ट का रूल है जो भी कि जो काम फास्ट करेगा ना उसको ज्यादा काम मिलता है, सिंपल फंडा। क्योंकि मैनेजर को भी ज्यादा टास्क डिलीवर करने हैं, तो उसको पता है कि भाई एक डेवलपर है, उसको पूरी नॉलेज है कोड बेस की, उसको सब कुछ है। अब वो टास्क असाइन करेगा तो वो फास्ट 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 डिलीवर कर देगा जल्दी, और दूसरे लोग जो होंगे वो उतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे जल्दी जल्दी। इसीलिए जो अगर वो रिजाइन भी डाल देगा कल को तो उसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अदर डेवलपर्स। वो अदर डेवलपर रहेंगे, वो इधर उधर ढूंढ रहे होंगे फाइलों में कि भाई कहाँ कहाँ चेंज करना है, क्या करना है क्या करना है, उसको सब कुछ याद है। अब उसके बाद सब लोग आते हैं पूछने की भाई बता दे इसमें क्या करूँ इसमें क्या करूँ, क्योंकि सबको अपना काम फास्ट करवाना है। अब जैसे कि मैं मान लो मैंने नया ज्वाइन किया है, अब मैं अगर फ्लो ढूंढने बैठूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा चीजों में करने में, मान लो मेरे को 2 दिन लग सकते हैं टास्क में। अब मैं उसके पास गया, उससे मैंने सजेशन लिया कि यार ये मेरे पास इस तरह का टास्क है, इसको मैं क्या करना चाहिए मेरे को। वो बोलेगा एक काम करो यार, उस फाइल में चेंज कर दो, उस कंपोनेंट में वहां से वैल्यू पास कर दो, तो ये वैल्यू इसको मिल जाएगी, खत्म। अब मेरा काम जो 2 दिन में होना था, मेरा 2 घंटे में हो गया काम, खत्म। तो इसी तरह उस इंसान की वैल्यू बनती जाती है, क्योंकि वो सबकी हेल्प कर रहा होता है। सबको चाहिए मेरा काम फास्ट हो, ताकि उनको अपना टाइम मिल जाए, तो या तो उनके भी टास्क डिलीवर हो जाए। तो धीरे धीरे उस इंसान की वैल्यू बढ़ती जाती है प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि उसको कोड बेस पूरा याद है। तो इसलिए मैंने बोला कि इट टोटली डिपेंड्स कि कौन पर्सन कितने दिन से कंपनी मतलब उस प्रोजेक्ट में। तो जो आप वेन्यू ज्वाइन एनी न्यू प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट की डायनेमिक्स क्या है, उसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है, किसके अराउंड वो कोड बेस घूम रहा है पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इन गुड टर्म्स विद दैट पर्सन एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले तो आपको ज्यादा चुननी करनी, ज्यादा आपको हीरो बन के कूदना नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा करके दिखाना है। अभी अच्छा करने वाले सब बैठे हैं, तो अभी रुक जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें मिलेगा अभी टाइम अच्छा करने का, एकदम से कूदना नहीं है। ठीक है, पहले वहां पे देखो कि कौन इन्फ्लुएंशियल क्या है। उस इंसान से तो जो वैसे तो पूरी टीम से अच्छा रिलेशन बना के रखो, बट उस इंसान की गुड बुक्स में अगर तुम नहीं भी हो, बैड बुक्स में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट वो 2 मिनट में कर सकता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें ऐसे ऐसे टास्क देगा, ऐसे घुमा के कर देगा। तुमने मान लो एक टास्क किया, वो कुछ ऐसी एज कंडीशन दे देगा कि यार तुमने ये वाली चीज नहीं करी अभी तक, तुम ये वाली भी तो करो, इसमें ये भी तो होगा, ये भी तो होगा। वो तुम्हें कहीं वो एन नंबर ऑफ चीजें हैं यार जिसमें कि वो फंसा सकता है, उसमें डीप में जाने की फायदा नहीं है। तो उस बंदे से तुम्हें नहीं बिगाड़नी है पहली बात तो, और तुम्हें बिगाड़नी तो पूरी टीम से किसी से नहीं है, ठीक है। और किसी से तुम बिगाड़ लोगे तुम सर्वाइव कर लोगे, उस बंदे से बिगाड़ के तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे प्रोजेक्ट में। तो तुम्हें क्या करना है, यूजुअली तुम्हें प्रोजेक्ट का चाचा फूफा मामा मौसा ये बनना है, तुम्हें प्रोजेक्ट का बाप नहीं बनना है। बाप वो बैठा हुआ है वहां बन के, ठीक है। तो ये मैसेज है सिंपल, और उस बाप से पंगा नहीं लेना है। वो बाप अगर वहां पे है, वो किसी रीजन से बाप बन के बैठा है, पहली बात तो तुम एकदम जाके नहीं बन सकते। या तो वो बाप मर जाए, जैसे होता है ना कि सौतेला बाप बन गया, रियल बाप मर गया, मान लो मर गया का मतलब कि वो कंपनी छोड़ के चला गया, या फिर उसने कुछ भी, वो उस प्रोजेक्ट में नहीं रहा, वो प्रमोशन हो गया मान लो, उसको दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया, वो निकल लिया कहीं। लेकिन वो जब तक वो है तो तुम उसको चैलेंज, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास बहुत अथॉरिटी होती है उस टाइम पे, जब कोई पुराना बंदा होता है। तो इट डजंट मीन कि तुम कुछ करोगे नहीं, मैं सिंपली ये फंडा है कि अपना काम करो, अपने इनपुट्स भी दो, अपना सब कुछ दो, चाचा मामा फूफा मौसा बन के रहो। बाप मत बनो, बाप उसको बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सैलरी आ रही है, तुम्हें अपना जो तुम्हें काम असाइन है वो असाइन करो काम, अपने इनपुट्स दो, बट उससे पंगा मत लो सीधा, ठीक है। अपने इनपुट्स दो बट इन ए गुड टर्म्स, ठीक है, थोड़ा पोलाइट हो गया, थोड़ा सा
सजेशन वाली टोन में उसको वो मत करो ज्यादा, समझ रहे हो? आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस मैसेज था। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं, बहुत प्रोफेशनल भी गलती करते हैं। जब उन्हें प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वो एकदम से कूद पड़ते हैं बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से, जो कि उल्टा उन पे बैकफायर करती है। तो प्रोजेक्ट में जा रहे हो, पहले सबको समझो, सब लोग किस तरह काम करते हैं, अच्छे रिलेशन बनाओ, कोई जो दूसरे टीम मेंबर से उनसे अच्छे रिलेशन बनाओ, जिससे कि वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोड सबको पता है उस प्रोजेक्ट में। जब तुम नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो सबको तुम्हारे ज्यादा नॉलेज है उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो एटलीस्ट सबसे अच्छे रखो, पंगे मत लो, और वो सबकी हेल्प लो। अपना लैपटॉप उठाओ, सबके पास जाओ रिक्वेस्टिंग वे में कि यार मेरी प्लीज हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। इनिशियली हेल्प लेके अपने अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, अपनी चीजों को समझो, ठीक है। उसी तरह आप प्रोजेक्ट में सर्वाइव कर पाओगे। आप जाते ही सबसे पंगे लेना बंद करो, प्रेशर बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। तो यही मैसेज था इस वीडियो से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप शेयर करना अपने चैनल में, सॉरी अपने सर्कल में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।